अभी तक हमने देख लिया वैश्वीकरण की प्रोसेस होती क्या है, कि कैसे दुनिया भर के बाज़ार दुनिया भर के देशों के लिए खोल दिया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उपभोक्ता को। क्यों? क्योंकि दो फुल्की वाले कंपटीशन करते हैं, फ़ायदा होता है पब्लिक को, सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी, है ना। चाहे फुल्की हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम कंप्यूटर के क्षेत्र में ले सकते हैं या टीवी के क्षेत्र में ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो सस्ता और अच्छा सामान देगा वो टिकेगा, बाकी नहीं टिकेंगे। वैश्वीकरण ये है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, अब दूसरा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका अच्छा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा, अगर अच्छा पड़ा तो क्या पड़ा, बुरा पड़ा तो क्या पड़ा, वो सब चीज़ें। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ़ोटो से। एक किसी भी मार्केट का एक नॉर्मल सा फ़ोटो है जिस पे ढेर सारी कंपनियां दिख रही हैं। क्विटॉन्स दिख रही है, लैक्मे दिख रही है, लैक्मे भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होगा। पोर्शन दिख रहा है वहाँ पर, कॉटन नाइटीज़ दिख रही हैं, C&M दिख रहा है, चुनमुन क्लॉथ एंड मोर, वीगा दिख रहा है। ढेर सारी कंपनियों के नाम वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात आती है कि ढेर सारी कंपनियाँ हमारे बाज़ारों में स्थित हैं, और बहुत सारी कंपनियाँ जो है ना वो भारत के बाहर की हैं। फिर यहाँ पर कैसे टिकी हुई हैं? वैश्वीकरण के कारण ही, है ना। अब जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, देखो कितना अलग बात है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, लीवर की स्पेलिंग गलत हो सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम से क्या लग रहा है भारत की कंपनी होगी ना, लेकिन नहीं है। देखो सच्चाई देखोगे। और हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है भारत में, भारत की नहीं। देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहले देख लें कहाँ की कंपनी है। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर, मतलब ब्रिटेन की कंपनी है। अब प्रोडक्ट्स देखें क्या बनाती है। ये यू का साइन बहुत बार देखा हो आपने। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स, डव, लाइफ बॉय, वैसलीन, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, सर्फ एक्सेल, रिन, डोमेक्स, व्हील, विम, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, हॉर्लिक्स। मुझे नहीं लगता जितने भी नाम लिए हैं मैंने, रेड लेबल, किसान, नॉर, ताज़ा, क्लिनिक प्लस, लक्मे या लेक्मे जो भी पढ़ना चाहो, पियर्स, क्लोजअप, क्लिनिक ऑल क्लियर, ट्रेसमे, सनसिल्क। आप ये नाम बहुत अच्छे से पहचानते हो। ये प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हो तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी के हैं, और हिंदुस्तान लीवर कंपनी कहाँ की है? ब्रिटेन की है, ब्रिटिश की है, ब्रिटिश लोगों की है। समझ रहे हो? अब देखना एक और कंपनी, देखो कंपनी का नाम है पीटर इंग्लैंड। ये कहाँ की लग रही कंपनी? नाम से तो इंग्लैंड लग रहा है ना। देखो अब कहाँ की है। ओ भाई, पीटर इंग्लैंड is an international menswear brand based in India. Founded in 1889 in Ireland, it was acquired by कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला फैशन ब्रांड इन 2000, मतलब 2000 में ये खरीद ली गई भारतीयों के द्वारा। और पीटर इंग्लैंड भारत की कंपनी है अब, और क्लोथिंग बनाती है, कपड़े की कंपनी है। तो नाम पे नहीं जाना चाहिए, है ना। ये अजीब सी वो थी, चैप्टर से थोड़ा सा हटके केवल बात बतानी थी कि केवल जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो हमारे यहाँ का हो, केवल वो बताना था।
हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी एक कैटेगरी होती है जो दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं ना, उसको ऐसे एफएमसीजी बोलते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है और इसी को देख के तो फिर लोगों को लगा कि यार जो हमारी देश की कंपनियों की जैसे बात हुई थी ना, तो पतंजलि उसमें से फिर बहुत हद तक बाजी मार गए। तो पतंजलि के उत्पाद इसलिए ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि लोगों के पास ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी मतलब एक अधिकार बना लिया था, एक अधिकार था इनका। सर्फ उनके, साबुन उनकी, टूथपेस्ट उनके, शैम्पू उनका, घर में डेली यूज़ में जितनी भी चीज़ें थी ना, सब के सब हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रही, अलग अलग कंपनियों के नाम से, और एकाधिकार बिल्कुल। इसी को कम करने के लिए फिर देसी कंपनियों की जुगाड़ की गई और उसमें से उदाहरण है पतंजलि। हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले ऐसे आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों से हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। बिल्कुल, इतने सारे, अगर आप देखने जाओगे ना, जैसे मैंने लैपटॉप के बारे में बताया, बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसे मिलती। मोबाइल से सब परिचित होंगे। आप अगर मार्केट में एक बजट लेके जाओगे ना, तो उस बजट में अलग अलग कंपनियां आप खरीद सकते हो, ढेर सारे। क्या ऐसा पहले पॉसिबल था? 2 दशक पहले, मतलब 20 साल पहले ऐसा संभव नहीं था। हमारे पास 1-2 कंपनी है, वही खरीदना पड़ेंगी हमको। इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तन को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय पे इसी अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते, मतलब यहाँ से जाते थे। आपको मालूम ना, ब्रिटेन की कहानी पढ़ी है कि कैसे पहले कपड़ा खरीदता था ब्रिटेन और फिर धीरे धीरे कपास खरीदने लगा, और वही कपास महंगे कपड़े बनाकर हमको ही बेचता था वापस। तो व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बन चुका है, क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार 2 से अधिक देशों में होता है या 1 से अधिक देशों में होता है, उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। और शॉर्ट में, बहुत आप जब कॉलेज पढ़ोगे ना, तो इनका मल्टीनेशनल कंपनी का शॉर्ट में नाम है एमएनसी। बहुत अच्छा माना जाता है किसी एमएनसी में नौकरी करना, क्योंकि पैकेज बहुत अच्छा होता है। एमएनसी मतलब ऐसी कंपनी जैसे जिनका व्यापार 1 से ज़्यादा देशों में होता है। उदाहरण के लिए अभी बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे, अमेज़ॉन। ये अमेरिका की कंपनी है। शॉपिंग की आपने करी होगी, बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर भी किया होगा। अमेज़ॉन जो है वो अमेरिका की कंपनी है, भारत में भी है, इंग्लैंड में भी है, यूरोप के कई देशों में है। तो ये एक एमएनसी हुई। अगर आप पूछोगे कि भारत की ऐसी कोई कंपनी है क्या जो दुनिया भर में फेमस है? टाटा की कुछ सब्सिडरी कंपनी है, जैसे टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस। तो ये सॉफ्टवेयर बनाती है और दुनिया भर में सॉफ्टवेयर बेचती है ना। उदाहरण के लिए रिलायंस का नाम सुना होगा आपने, जियो रिलायंस का ये। तो रिलायंस जो है, इसकी ऑयल फैक्ट्री जो है वो दुनिया भर में ऑयल खरीदने और बेचने का काम करती है। रिलायंस मेनली ऑयल पर ही डिपेंड है। और भी बहुत सारे हैं, जियो सिम, मतलब अब तो कम वो भी हो गए, उनकी सिम पे आ गई, उसको टेलीकॉम ऑपरेटर बोलते हैं। रिलायंस की कंपनी है वो भी। तो रिलायंस भी हमारे यहाँ की फेमस कंपनी। एक और बहुत अच्छी कंपनी है, कंप्यूटर के मामले में सॉफ्टवेयर बनाती है, इन्फोसिस, भारत की कंपनी है और ज़बरदस्त फेमस है दुनिया भर में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार 1 से अधिक देशों में फैला हुआ रहता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो 1 से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। पर्टिकुलर डेफिनेशन ये आ गई, इसको अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना अगर हाईलाइटर है तो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार कीजिए। तो
बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहाँ पर भी उनको सस्ते मजदूर मिलेंगे ना वहाँ चले आएंगे। उदाहरण बहुत अच्छा है, आपने सभी लोग आईफोन को जानते होंगे। आईफोन कंपनी बनाती है एप्पल। एप्पल ने अभी अभी भारत में भी प्लांट शुरू किया, भारत में बनाना शुरू करे। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात, भारतीय लोगों में एप्पल काफ़ी, आईफोन बहुत ज़्यादा उसका विलासिता का प्रतीक माना जाता है कि अरे उसके पास एप्पल है, आईफोन। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम सभी को सोचना चाहिए इस चीज़ पे, ये नज़रिया बदलना चाहिए हमको। उसके पास अगर आईफोन है तो अरे वो अमीर व्यक्ति है या आईफोन मेंटेन कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नज़रिया ख़राब है। लेकिन फिर भी हम सबका नज़रिया नहीं चेंज कर सकते। भारतीयों में ये बहुत ज़्यादा खास है। तो भारतीय जो है बहुत ज़्यादा लोन पर किडनी बेच कर, हालांकि वो जोक बस है, लेकिन मम्मी को परेशान कर 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 एक बार रील आई थी, एक यंग लड़का, उसको एप्पल आईफोन चाहिए था। उसकी मम्मी ने, बेचारे ने अपनी पूरी सेविंग लगा दी। मम्मी मजदूरी कर रही हैं, अब घरों के बर्तन साफ़ कर रही हैं। उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा दी 1.5 लाख का फ़ोन दिलाने के लिए बच्चे को। इतना नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए भाई। हमारे यहाँ एप्पल इतना ज़्यादा वो हो रहा है। तो एप्पल के फ़ोन यहाँ पर बिक रहे हैं, तो एप्पल ने सोचा भाई यहीं प्लांट लगा लो ना, मज़दूर तो हैं ही सस्ते भारत में, टेक्निकल मज़दूर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो एप्पल ने भारत में प्लांट शुरू कर दिया है। अब ये चिपसेट वगैरह, अच्छा चिप वगैरह कहाँ बनाती है? चिप अभी भी चाइना में बनती है। जितने भी चिपसेट बनते हैं ना, चाहे वो चिपसेट मोबाइल के हों, चाहे वो लैपटॉप के आईसी जिसको बोलते हैं ना हम, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये सारे चिपसेट जो है ना वो चाइना से आते हैं। चाइना के पास एक्चुअली ये चिपसेट बनाने के लिए एक मटेरियल चाहिए पड़ता है, उसको हम अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक। आपने वो पढ़ी है ना, आवर्त सारणी देखी है ना, पीरियोडिक टेबल मैंने बताई होगी। तो उसमें धातु होती हैं, अधातु होती हैं, लेकिन बीच में कुछ तत्व जो है ना वो अर्धचालक होते हैं। और वो अर्धचालक में मेन है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 2 तत्व जो है, तत्व के नाम है। जैसे सोना चांदी लोहा होता है ना, 12 सोना एल्यूमिनियम, ये सारे तत्व है ना, वैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 तत्व हैं, और ये दोनों अर्धचालक हैं। और इनके भंडार चाइना के पास हैं, इसीलिए सारी आईसी चिपसेट वगैरह सब चाइना में ही बनते हैं। तो चाइना क्या करता है, आईसी वगैरह जो है वो भेज देता है। तो अभी भी एप्पल में जो है ना बहुत सारी जो चाइनीज़ वो चिपसेट आ रहे हैं वो चाइना से ही आते हैं, पूरी दुनिया भर में जाते हैं। और भारत में क्या करती है एप्पल, पार्ट्स मंगवा लेती है एप्पल के सारे और असेंबल यहाँ करवाती है, तो वो मेड इन इंडिया हो जाते हैं। हालांकि वो चिपसेट वगैरह जो है बाहर से आ रहे हैं। चिपसेट नहीं, केवल चिपसेट नहीं, कंप्यूटर के मटेरियल हो गए, बहुत सारी कंपनियां दावा, जैसे माइक्रोमैक्स की बात कर लें अपन, मैंने अभी जस्ट आपको उदाहरण दिया था, माइक्रोमैक्स भारत की कंपनी है, लेकिन ये मटेरियल चाइना से मंगवा रही है, यहाँ पर असेंबल कर रही है केवल, क्योंकि अर्धचालक युक्तियों, अर्धचालक तत्वों के भंडार केवल दुनिया भर में चाइना के पास ही हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में कि वो दुनिया भर को दिला सके। तो इन कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जहाँ पर भी सस्ता श्रम और संसाधन उपलब्ध होते हैं, ये वहाँ पर अपना कार्यालय खोल लेती है। उदाहरण के लिए अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन जो है वो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन हमारे यहाँ, मैंने खुद जॉब की है कोरोना में, तो वो मैं कस्टमर सर्विस पे काम करता था और नॉर्थ अमेरिका के, मतलब NA बोलते हैं उसको, नॉर्थ अमेरिका के कस्टमर डील करता था। मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं वहाँ के कस्टमर को समझा रहा हूँ कि भाई आपका तेल ख़राब हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको दोबारा भेज दे रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे कस्टमर सर्विस कर रहा हूँ मैं चैट पर। मैंने खुद काम किया है। उन क्यों कर रहे हैं मुझे? क्योंकि अगर यही काम वो अमेरिका में किसी बंदे से करवाएंगे तो उनको 1 घंटे का $11 $12 देना पड़ेगा। डॉलर के हिसाब से अगर 11 के हिसाब से लगा तो 800 रुपये 1 घंटे का देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम वेजेस है। और यहाँ पर 15,000 रुपये मंथ में दो आप किसी बंदे को और मस्त काम करवाओ, उसको इंग्लिश भी आती है, मस्त आपको ऑपरेट कर लेगा वो। तो इनको सस्ते मजदूर मिलते हैं यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। और सब कंपनियाँ इससे बुरी नहीं हो जाती है कंपनियाँ, ये दिमाग में पहले से बात निकाल लेना कि उनको सस्ते मजदूर मिल रहा है इसलिए बुरी हो गई, इसलिए यहाँ पर ये छोटी बात मत करा करो भाई। किसी भी, अगर आप भी हो गए ना कंपनी में, आप हो गए अमेज़ॉन की जगह, आपको भी सस्ते मजदूर ही चाहिए पड़ेंगे ना, तो आप गलत वे में मत लेना उसको। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार, देखें कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी विस्तार करती है। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब USA के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों को डिज़ाइन करती है, तैयार करती है।
उसके पुर्जे चीन में भी निर्मित होते हैं। एप्पल की बात हो रही है, नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। फिर इसे जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप लाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। और ये पिक्चर का एक ये बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूर संचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद उपलब्ध करवाता है। अगर मैं इस उदाहरण को एप्पल के माध्यम से समझाऊँ ना, तो अब देखना एप्पल कैसे काम कर रहा है। कहाँ है ये, कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। यूएसए में ही अपने उत्पाद डिज़ाइन करती है, मतलब हमको कितना हार्डवेयर लेना है, कैसे बनाना है, जो कॉपी पे काम हो रहा है ना डिज़ाइन करने का, वो सब कुछ अमेरिका में हो रहा है। पुर्जे कहाँ तैयार होंगे? चीन में, क्योंकि वहाँ सेमीकंडक्टर है, संसाधन उपलब्ध है। उन पुर्जों को लाद कर कहाँ ले जाएंगे? मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अब भारत में भी आने लगे हैं। यहाँ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ सस्ते श्रमिक मौजूद है, पैसे कम देना पड़ेंगे। वहाँ उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है, मतलब असेंबल किया जाता है, फ़ोन बनाया जाता है, और जब वहाँ फ़ोन बन जाता है दुनिया भर में उसको बेचा जाता है। इसी बीच अगर फ़ोन में ख़राबी आ रही है तो हम कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे ना, वो कस्टमर का कॉल्स का, उनका एप्पल का कस्टमर का सर्विस सेंटर कहाँ पर होगा? कॉल सेंटर कहाँ पर होगा? भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में यहाँ पर इंग्लिश सफिशिएंट बोलने वाले लोग हैं, अच्छी बोलने वाले लोग हैं, कंप्यूटर भी आता है उनको, पैसे भी कम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तैयार हो जाएगा 15,000 में काम करने के लिए, 20,000 में काम करने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है ऐसी कंपनियां जो है इनको जहाँ जहाँ से सस्ती चीज़ मिलती है ना, वहाँ वहाँ से ये प्रोडक्ट का ऐसा करवाती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी प्रकार से विस्तार करती हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी बड़ी कंपनी इसी तरह से काम करती है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन का एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्ष को समझते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत लगभग 50 से 60% कम कर देती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकते हैं। तो कंपनी को 50 से 60% सस्ता पड़ रहा है, अगर वो अमेरिका में ही बनाती तो महंगा पड़ता। इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह से काम करती हैं, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, है ना। इसमें यहाँ पर एक बिजनेसमैन है जिसकी फैक्ट्री थी, वहाँ मज़दूर काम करते थे, ये ढंग से उनको पैसे नहीं देते थे, उनको परेशान करते थे, ज़्यादा काम करवाते थे, तो इन मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। हमको मज़दूरी ज़्यादा दो, हमको बेहतर माहौल दो, अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो हमको छुट्टी दो, मांगे जायज़ थी। लेकिन मालिक ने क्या करा? हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर ये खर्चीला हो गया, और पैसे लेके निकल लिया। ये तो मामला कुछ हजम नहीं हो रहा ना, क्योंकि हम अपने को मज़दूर की तरह सोच रहे हैं। आप में से कोई लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो अगर हम अपने तो को मज़दूर की तरह सोचें तो ये तो बंदा गलत है। फिर अपना फ़ायदा लेके हमने जब फ़ायदे की बात करी तो निकल लिया यहाँ से, और अगर हम इसकी तरफ से देखें तो ये सही सोच रहा है। भाई तुम ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, मेरे को दूसरे देश में सस्ता मिल रहा है, मैं उधर जाऊँगा। दोनों के नज़रिए, पुट यूर सेल्फ इन अदर शू। हमारे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, पुट यूर सेल्फ इन अदर शू। पुट पूरी ना लिखूँ तो अच्छा है, यूर सेल्फ इन अदर शू। अपने आप को किसी दूसरे के जूते में डालकर देखो, मतलब दूसरे के जूते पहन कर देखो, मतलब दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करो। हमको मज़दूरों का नज़रिए नहीं समझना है, इसकी तरफ से भी सोचना है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा दिमाग तेज काम करेगा, तीव्रता से काम करेगा, डिसीजन अच्छे होंगे, है ना। तो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो,
जहाँ कम लागत और कुशल अकुशल श्रम मौजूद हो, जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ व्यापार स्थापित करना चाहती हैं? तो उनके लिए ये सबसे पहले बाजार पास होना चाहिए। अगर भारत में लोग एप्पल आईफोन खरीदेंगे नहीं, तो फिर यहाँ कंपनी लगाने से मतलब क्या है? यहाँ से बनाकर अगर हम अमेरिका या यूरोप के किसी देश ले जाएं तो लाने जाने में ही उसका खर्चा इतना हो जाएगा। तो बाजार पास होना चाहिए। कुशल और अकुशल श्रम मतलब मजदूर उपलब्ध होना चाहिए। कुशल मतलब इंजीनियर, अकुशल मतलब कि मजदूरी करने वाले, सामान ढोने वाले। जहां उत्पादन अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं, जो उनके हितों का ख्याल रखता है वो उस तरफ जाती हैं। इसी पर एक उदाहरण समझो। एक व्यापारी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने जो है सोचा कि हम कलकत्ता की बात है, कलकत्ता में जाकर एक प्लांट लगाएं। अब वो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो उदाहरण के लिए तेल की कंपनी है, तेल का प्लांट लगाएं। लेकिन वहाँ की सरकार जो मतलब राजनीतिक पार्टी थी ना, जो सरकार में थी, उस व्यापारी को, बहुत बड़ा व्यापारी है, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे ना तो पश्चिम बंगाल में कोई व्यापारी जिसको वहाँ की राजनीतिक ने मतलब पॉलिटिशियन ने नंगा करके भेजा हो, बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा। मैं नाम कुछ भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो डालना है YouTube पे, लेकिन आप YouTube पे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगी। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। तो अगर ज़्यादा पैसे वसूलोगे तो एक व्यापारी को बताया ना मैंने, उसके कपड़े, बहुत बड़ा व्यापारी, नामचीन व्यापारी भारत का, सब मतलब 10 टॉप 10 अमीरों को दोगे ना भारत के तो उसमें नाम मिल जाएगा। उसको कपड़े उतरवा के उसको भगा दिया था वहाँ से, पश्चिम बंगाल से। कपड़े मतलब पूरे कपड़े नहीं, चड्डी बनियान में मेन कपड़े उतार के उसको, इतने बड़े व्यक्ति को ऐसा करना बहुत बड़ी खबर बन गई थी वो। तो वो चीज़ आप अगर YouTube पे देखोगे ना तो वो स्टोरी मिल जाएगी, किसने किया था, कौन पॉलिटिशियन था, कौन व्यापारी था और बाद में क्या असर हुआ उसका, स्टोरी आप देखिएगा उसको। तो पॉलिटिशियन अच्छे होना, सरकार अच्छी होना बहुत ज़रूरी है ना। एक और उदाहरण है, इसमें नाम ले सकता हूँ मैं। एक हमारी टाटा कंपनी है जो कि कार बनाती है। अभी हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे हैं, हालांकि वो ऑनर थे एक टाइम टाटा मोटर्स के। तो टाटा ने रतन टाटा जी का मकसद था कि हर एक देशवासी के पास कार होना चाहिए। वो बाइक पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा एक बार, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने सोचा मैं 1 लाख में कार बना के दूंगा लोगों को, लोग बाइक की जगह कार से जाया करेंगे। तो उन्होंने टाटा नैनो करके एक कार बनाई थी। तो इसके लिए उनको प्लांट की लगाना था, एक प्लांट लगाना था उनको। तो ये जो है ये भी पश्चिम बंगाल गए थे अपना प्लांट लगाने के लिए। सरकार वहाँ की राज़ी भी हो गई थी, लेकिन सरकार के जो विपक्षी दल होता है ना, जो चुनाव हार जाता है, विपक्ष में बैठता है, उन्होंने जो है बवाल खड़ा कर दिया था। किसानों के साथ मिलकर बहुत हड़तालें करी थी। तो टाटा के लिए दी गई ज़मीन भी वापस ले ली थी फिर सरकार ने। फिर टाटा ने क्या सोचा, उसी टाइम हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने टाटा को आमंत्रित कर दिया, बोले नहीं नहीं आप हमारे यहाँ लगाओ। तो ये पश्चिम बंगाल से शिफ्ट होकर टाटा की नैनो कंपनी गुजरात में आ गई। तो सरकार का, अब देखो, एक जगह से सरकार ने सपोर्ट नहीं किया उद्योगपति को, दूसरी सरकार ने सपोर्ट किया, प्लांट लगा, कारें बनी। हालांकि बाद में वो कार ज़्यादा चली नहीं, बहुत सारे रीज़न रहे उसमें, लेकिन सरकार का रोल बहुत ज़्यादा होता है ना। किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए सरकार का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश की बात आ रही है, तो निवेश का शब्द पहली बार सीखोगे आप, निवेश क्या होता है। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती हैं। तो अमेज़ॉन का भी कोई ना कोई ऑफिस होगा भारत में, कारखाने भी होंगे। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। निवेश की पहली बार डेफिनेशन आ रही है, इसको अंडरलाइन कर लेना। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में जो कंपनी खर्च करती है उसको निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिस्थिति, अमेज़ॉन को क्या पड़ी है यहाँ पर आके कारखाना लगाने की, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की, ताकि चीज़ें लोगों को बेच सकें। अमेज़ॉन को यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है ना,
उसको लग रहा है कि यहाँ पर हम चीज़ें बेचेंगे तो भविष्य में हमको कमाई होगी, और होती है। तो कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में निवेश क्यों करेगी? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हद तक फ़ायदा होने वाला है ना। तो ये था निवेश का मसला। अब यहाँ पर एक और परख फूड्स के बारे में उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर लेती हैं, खरीद लेती हैं, है ना। जैसे उदाहरण लूँ, एक भारत का एक बहुत बड़ा वेंचर है बायजूस, जो कि एजुटेक कंपनी है, मतलब मोबाइल से कोचिंग उपलब्ध करवाती है, ऑनलाइन बच्चों को कोचिंग देती है, जेई नीट वगैरह की। तो ये बड़ी कंपनी है, भारत की है। अच्छा, इसको आप एमएनसी बोल सकते हो क्योंकि दूसरे देशों में भी है ये बायजूस। भारत में एक छोटी कंपनी थी जिसका नाम, एक कोचिंग सेंटर था आकाश, जो कि बच्चों केवल और केवल नीट की कोचिंग करवाता था। नीट डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है। तो आकाश, तो बायजूस जो बहुत बड़ी कंपनी थी उसने आकाश को खरीद लिया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई बार ऐसा करती हैं, छोटे व्यापारों को खरीद लेती हैं ताकि अपना व्यापार विस्तार किया जा सके, बड़ा बनाया जा सके। बड़ा मतलब बड़ा माने मेंदू बड़ा नहीं, व्यापार को विस्तार करना, उसको और ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध करना, लोकप्रिय करना, है ना। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एमएनसी का जो मैंने बताया ना अभी, करगिल फूड्स बड़ी कंपनी है, उसने परख फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तैयार किया था। अंडरलाइन मत करना है इसको। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। तो करगिल फूड्स बड़ी कंपनी थी जिसने किसको खरीद लिया? परख फूड्स को। अब लागत बढ़ गई करगिल की। तो देखो 50 लाख पैकेट की क्षमता के साथ भारत के खाद्य तेलों में सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है करगिल उत्पादक, है ना। तो ये हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह से जो है काम करती हैं, दूर दूर स्थानों पर फैले उत्पाद परस्पर संबंध हो रहा है। तो अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, फुटबॉल का उदाहरण लेंगे। फुटबॉल का उदाहरण देके मैं इस पैराग्राफ को ख़त्म करूंगा और कल से इसके आगे पढ़ेंगे अपन, विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। फुटबॉल जो यूरोप में फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। यूरोप के देशों में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, वहाँ पर फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो फुटबॉल बनाने में होता क्या है, अगर यही फुटबॉल निर्माता कंपनी अगर यूरोप में बनवाती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है ना। लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जैसे देशों में फुटबॉल बनवाती हैं यहाँ पर और बेचती यूरोप में। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से इस तरह से भी काम करती हैं। इनसे इसको क्या होता है, इनको फ़ायदा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फ़ायदा होता है और लोगों को भी फ़ायदा होता है। वहाँ के लोग अगर वहाँ से खरीदी हुई फुटबॉल खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से अगर पहुँच भी गई है वहाँ पर तो मामला सेट है ना। 2 मिनट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर रहेगी क्लास, सुबह की भी रहेगी, शाम की मुश्किल है, शाम को थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह करना पड़ेगी, शाम को मुश्किल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल सुबह की क्लास है, फिर से रहेगी, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।